हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। इसमें हम कर रहे हैं जनरल स्टडीज पेपर 2026। टेस्ट नंबर है हमारा 6311। तो आइए चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 45 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट, अनिवासी भारतीय। सेकंड, सशस्त्र बलों के सदस्य। थर्ड, विदेश में नियुक्त भारतीय राजनयिक। उपयुक्त में से कितने सेवा मतदाता हैं जो डाक मतपत्र या प्रॉक्सी वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के पात्र हैं? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, केवल 2, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाला नहीं। भारत का कोई नागरिक जो रोजगार, शिक्षा आदि के कारण देश से बाहर है, जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है और अन्यथा अपने पासपोर्ट में उल्लिखित पते के आधार पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है, यद्यपि उन्हें अभी तक प्रॉक्सी वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो फर्स्ट वाला हमारा अपना मतदान करने के पात्र नहीं है। और सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों सेवा मतदाता हैं जो डाक मतपत्र या प्रॉक्सी वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाना अत्यंत कठिन बना दिया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार के या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड, न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जानी चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, अभी तक किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं गया है, तो ये भी करेक्ट है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 48, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। सेकंड है, अपने गठन के बाद से यह केवल शहरी स्थानीय शासन के मामलों का निपटारा कर रही है, तो ये गलत है। तो स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इसका गठन 1954 में किया गया था। ये 1958 तक शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानीय शासन से संबंधित थी, लेकिन 1958 है, इसके बाद से यह केवल शहरी स्थानीय शासन के मामलों का निपटारा कर रही है, तो सेकंड वाला गलत हो गया। थर्ड है, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। उपयुक्त में से कितने सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही नहीं है। कौन सा वाला? सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान के तहत पंचायतों के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारत के संविधान के तहत पंचायतों के विघटन का आधार निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व उसके विघटन पर गठित नई पंचायत केवल शेष अवधि तक ही बनी रहती है, तो ये भी करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं? फर्स्ट, वह पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार की किसी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए, तो ये करेक्ट है। सेकंड, उसे 5 वर्ष तक वकील या अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए, तो सेकंड वाला है वो गलत है। उसे कम से कम 7 वर्ष इस तक अधिवक्ता या वकील के रूप में अनुभव होना चाहिए। थर्ड, उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा अनुशंसा की जानी चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। नीचे दी गई कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 1 और 3 करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। 5 वर्ष नहीं, 7 वर्ष वकील या अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन समितियों ने सिफारिशें की हैं? फर्स्ट, खुसरो समिति। सेकंड, राजमन्नार समिति। थर्ड, MM पुंछी आयोग। फोर्थ, सरकारिया आयोग।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4। इन्होंने अनुशंसाएं दी थी, मतलब सिफारिश की थी। खुसरो समिति है, इसको कृषि समीक्षा समिति के रूप में भी जाना जाता है। इसका गठन 1989 में किया गया था। समिति ने कृषि और ग्रामीण ऋणों की समस्याओं का अध्ययन किया और अंतर्राज्यीय संबंध में उनकी बजाय इसने प्रमुख व्यवस्थित सुधारों की सिफारिश की थी। तो फर्स्ट वाला इसमें नहीं आता है। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन सबसे पहले किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति। भारत में पंचायती राज पद का तात्पर्य ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली से है। इसे भारत के सभी राज्यों में राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए स्थापित किया गया है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1992 इसके माध्यम से संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। पंचायती राज प्रणाली के विकास से संबंधित समितियों में बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति, थुंगन समिति, गडगिल समिति, ये सब शामिल है। और अगर हम समय सीमा के हिसाब से देखें तो अशोक मेहता समिति इसका गठन सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संसदीय कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान नहीं है। तो ये गलत हो जाता है। सदन का सदस्य होने के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को इस बात का अधिकार होता है कि वे सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है और संसद की किसी भी समिति जिसका वह सदस्य है उसकी बैठक की या कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान के अधिकार के बिना। सेकंड है, एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। तो ये भी गलत है। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोई भी मंत्री संसद की किसी भी सदन का सदस्य बने बिना भी 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। तो सेकंड भी गलत हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो 14 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। तो ये गलत है। 14 दिन नहीं बल्कि 10 दिन है, इनके भीतर ये बताना होता है कि उसे किस सदन में रहना है। कथन 2 है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दोहरी सदस्यता के मामले में स्पष्ट रूप से एक नियम निर्धारित किया गया है। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 55, कभी कभी सूर्यों में रहने वाला एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट रिएक्टर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चीन। हाल ही में चीन द्वारा निर्मित कृत्रिम सूर्य जिसे एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक EAST ईस्ट के नाम से जाना जाता है, ये 1000 सेकेंड है उससे अधिक समय तक जलता रहा। इसके कारण इस परियोजना पर कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक नया रिकॉर्ड बन गया। इस कृत्रिम सूर्य ने 1066 सेकेंड तक स्थिर अवस्था में उच्च परिसीमा प्लाज्मा परिचालन बनाए रखा, जिससे एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ तथा तापमान 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ईस्ट का परिचालन 2006 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया की नकल करके परमाणु संयंत्र तकनीक का अध्ययन और विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट, इनका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये गलत है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, अन्य भत्ते, अनुपस्थिति, अवकाश, पेंशन आदि का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। सेकंड है, न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात
इनमें कोई भी अहितकारी परिवर्तन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। तो सेकंड वाला है, ये भी गलत है। न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति के पश्चात संसद द्वारा उनके किसी भी विशेष अधिकार या अधिकार में कोई भी अहितकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सी, ये भारत के लोकलेखा समिति पर भारित होते हैं। तो ये भी गलत है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचय निधि पर भारित होते हैं, ना कि भारत के लोकलेखा पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है, दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति और तनखा समिति सभी संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित है तीनों? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, निर्वाचन सुधारों से। दिनेश गोस्वामी समिति है, इसने भारत में निर्वाचन सुधारों से ही संबंधित है। इसने राजनीतिक दलों को राज्य द्वारा वित्त पोषण प्रदान करने को सुझाव दिया। इसने यह भी सुझाव दिया कि किसी उम्मीदवार को 2 या 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सेकंड, जो ये बोहरा समिति है, ये रिपोर्ट पूर्व भारतीय गृह सचिव NN बोहरा द्वारा अक्टूबर 1993 इसमें प्रस्तुत की गई थी। इसमें भारत में राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ की समस्या का अध्ययन किया गया। थर्ड है जो तनखा समिति, इसकी नियुक्ति 2010 है इसमें की गई थी। इसका उद्देश्य निर्वाचन संबंधी कानूनों और निर्वाचन सुधारों के सभी पहलुओं पर विचार करना था। क्वेश्चन नंबर 58, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट GEAPP, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह परोपकारी संगठनों, बहुपक्षीय संस्थानों और निजी कंपनियों द्वारा गठित एक गठबंधन है। तो ये करेक्ट है। सेकंड, इसका लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 4 गीगाटन की कमी लाना है। तो सेकंड भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, इसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसके साथ एक बहुदाता ट्रस्ट फंड, मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य उच्च प्रभाव वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषण करने के लिए $100 मिलियन जुटाना है। क्वेश्चन नंबर 59, वीरता पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ये रक्षा मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति के बाद किसी व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। तो ये गलत है। रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति नहीं बल्कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। सेकंड दे रखा है, सामान्य नागरिक वीरता पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है। सेकंड वाला भी गलत है। जीवन के सभी क्षेत्र में किसी भी लिंग के असैन्य नागरिक और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों तथा रेलवे सुरक्षा बलों सहित पुलिस के सदस्य हैं, ये सभी पात्र हैं। तो सेकंड भी गलत हो जाता है। थर्ड, सभी वीरता पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा सकते हैं। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केवल थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ये संविधानेतर निकाय हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड, सभी मंत्रिमंडल समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो ये गलत है। ये मंत्रिमंडलीय समिति होती है, उनका नेतृत्व अधिकतर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, लेकिन कभी कभी अन्य कैबिनेट मंत्री, विशेषकर गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इनकी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन यदि प्रधानमंत्री किसी समिति के अध्यक्ष किसी समिति के सदस्य हैं तो वे अनिवार्य रूप से इसकी अध्यक्षता करते हैं। उपयुक्त में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।